नमस्कार आप सभी को, मैं पवन शर्मा फिर से आपके सामने। माफ़ी चाहता हूँ, वापस आने में मैंने थोड़ा सा वक्त लगा दिया है। रीट, पटवार और राजस्थान पुलिस, इन तीनों के अकॉर्डिंग मैं आपको आपका सिलेबस करवाऊँगा। टॉपिक वाइज आपको कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं। देखिएगा ध्यान से। तो कोई भी एग्जाम हुआ, अगर उसमें साइंस आ रही है तो साइंस में उसमें तीनों पार्ट आएंगे, ठीक है। कौन सा आएगा? बायो आएगा, और कौन सा आएगा? केमिस्ट्री आएगा, और कौन सा आएगा? फिजिक्स आएगा। कौन सा आएगा? फिजिक्स आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? बायो पे दिया जाता है। किस में दिया जाता है? कोई भी एग्जाम उठा के आप देख लीजिएगा, मैं लोको पायलट की, एनटीपीसी या फिर ऐसे एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उनके अलावा जितने भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज किस पे दिया जाएगा? बायो पे। उसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है? केमिस्ट्री का आता है। उसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है? फिजिक्स का आता है। तो आज मैं आपकी क्या शुरुआत करूँगा? आज आपकी क्या है? बायो। किसकी शुरुआत होगी आज आपकी? बायो की शुरुआत होगी। बायो में सबसे पहले हम जो टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो किसकी करेंगे? रोग की करेंगे। किसकी करेंगे? रोग की करेंगे, ठीक है। तो पहले रोग की परिभाषा देख लेते हैं, निरोग की परिभाषा देख लेते हैं। रोग है तो रोग से पहले की कंडीशन क्या होगी? निरोग। क्या होगी? निरोग। अब इस निरोग की परिभाषा दी गई है, किसकी परिभाषा दी गई है? निरोग की परिभाषा दी गई है, और किसके द्वारा दी गई है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। रोग की नहीं, किसकी परिभाषा दी गई है? निरोग की परिभाषा। किसकी? निरोग की। तो देखिए निरोग की परिभाषा देखिएगा, जब हमारे शरीर के सभी अंग, जब हमारे शरीर के सभी अंग आपस में वांछित रूप से क्या रहें? संपर्क में रहें, या फिर मैं क्या कहूं, आपस में सामंजस्य, कम्युनिकेशन, कुछ भी आप बोलो। जब हमारे शरीर के सभी अंग आपस में सामंजस्य बनाकर रखें और बाहरी वातावरण के साथ कौन सी अवस्था में रहें? संतुलन की अवस्था में। कौन सी अवस्था में रहें? संतुलन की अवस्था में रहें। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? निरोग। क्या कहलाती है? निरोग। इसका बिल्कुल अपोजिट, जब हमारे शरीर के सभी अंग आपस में वांछित संपर्क में नहीं हो, सामंजस्य में नहीं हो, और बाहरी वातावरण के साथ संतुलन की स्थिति में नहीं हो, तो वो जो कंडीशन है वो क्या कहलाएगी? रोग। क्या कहलाएगी? रोग। ये एक छोटी सी परिभाषा है। निरोग की परिभाषा किसने दी है? WHO ने दी है। ये परिभाषा रही है आपके सामने। इसका अगर मैं बिल्कुल उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल अगर रिवर्स में इसका कर देता हूँ, तो वो परिभाषा किसकी बन जाएगी? रोग की बन जाएगी। किसकी बन जाएगी? रोग की बन जाएगी। अब रोग किनके द्वारा पैदा किया जाता है? किसकी श्रेणी के जीव हैं? जैविक हुआ या भौतिक हुआ, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए तो जो रोग पैदा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रोग कारक। क्या कहलाते हैं? रोग कारक। अब उनकी कई श्रेणी है, जैसे एक तो मैं ये कह देता हूं जैविक कारक। क्या कह देता हूं? जैविक कारक, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट्स बोल लो इनको, या फिर एक वर्ड और आता है इनके लिए जो आप सब पढ़ते होंगे, पैथोजेंस। ये वाला वर्ड बहुत फेमस है, ये लगभग सबने पढ़ रखा है। बायोलॉजिकल एजेंट्स तो ठीक है, वर्ड बनाए हुआ है यहाँ से, लेकिन ये वाला वर्ड बहुत काम में आता है। तो पैथोजेंस को देखो थोड़ा सा, ये वर्ड ऐसे बना है, पैथोजेंस वर्ड ऐसे बना है। अगर इसका मैं अर्थ लेकर चलूं डिजीज, और इसका अगर मैं अर्थ लेकर चलूं तो टू प्रोड्यूस, ये वाला वर्ड बन गया। पैथोजेंस वर्ड ये रहा, यहां से हमने ये वाला वर्ड लिया, डिजीज लिया, जन से हमने टू प्रोड्यूस लिया, रोग कारक बन गए, जैविक कारक बन गए, आप इनको बायोलॉजिकल एजेंट्स भी बोल सकते हो। तो ये केवल एक श्रेणी है। क्या है? ये केवल एक श्रेणी। इस श्रेणी के एग्जाम्पल देखते हैं। जैविक कारक में, बायोलॉजिकल एजेंट्स में, पैथोजेंस में कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं, उनके हम नाम देखते हैं। जैसे कौन सा आता है? वायरस, विषाणु, और कौन सा आता है? जीवाणु, और इसी श्रेणी के एग्जाम्पल कवक, और इसी श्रेणी के एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, और इसी श्रेणी के एग्जाम्पल
हेलिमंथिस। क्या होते हैं? हेलिमंथिस। एक बार दोबारा देख लीजिएगा। रोग जो उत्पन्न करते हैं रोग कारक कहलाते हैं, उसमें पहली श्रेणी है जैविक कारक, बायोलॉजिकल एजेंट्स बोल लीजिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्ड काम में आता है वो कौन सा आता है? पैथोजेंस आता है। कौन सा आता है? पैथोजेंस आता है। पैथोजेंस वर्ड को मैंने यहाँ पर तोड़ दिया। डिजीज का मतलब क्या होता है? रोग। क्या होता है? रोग। और टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। क्या करना? उत्पन्न करना। जैविक कारक, पैथोजेंस, बायोलॉजिकल एजेंट्स की श्रेणी में कौन कौन आते हैं उसके एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। पहला कौन सा है? वायरस, विषाणु बोल सकते हो, बैक्टीरियम, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ आ गया, और क्या हो गया? हेलिमंथ। ये सिर्फ पहली श्रेणी, सिर्फ पहली श्रेणी है ये जैविक कारक। दूसरा लिख लीजिए। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो जो दूसरा नाम लिखा जाता है वो है रासायनिक कारक। दूसरा कौन सा है? रासायनिक कारक। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल। ठीक है, ये इस श्रेणी में आता है। रासायनिक वो रासायनिक कारक जिनकी वजह से रोग पैदा हो सकते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल ये हैं। तीसरी श्रेणी देख लेते हैं हम। तीसरी श्रेणी में आप जैसे लेके चलेंगे वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक में उसके एग्जाम्पल ले लीजिएगा। सर्दी हो गया, गर्मी हो गया। ठीक है, जो सारे वातावरण से पैदा होते हैं, जो सारे वातावरण से पैदा होते हैं वो वातावरणीय कारक। सर्दी गर्मी हो गया। दूसरी श्रेणी रासायनिक कारक। रासायनिक कारक में यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया। पहली श्रेणी कौन सी थी? जैविक कारक थी। कौन सी थी? जैविक। अब देखिए चौथा, देखिए आनुवांशिक कारक। अनुवांशिक, तो अनुवांशिकता की जहां भी बात आएगी तो समझ लेना सारा खेल किसका होगा? गुणसूत्र का होगा। किसका होगा? गुणसूत्र का होगा। ये चार श्रेणियां हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं। जिनसे क्या पैदा होते हैं? रोग पैदा होता है। पहला कौन सा था? जैविक कारक, बायोलॉजिकल एजेंट्स, पैथोजेंस। पैथोजेंस वर्ड कहां से आया ये मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या कहते हैं? वायरस थे, जीवाणु था, कवक था, प्रोटोजोआ था और हेलिमंथस था। दूसरी श्रेणी थी रासायनिक कारक, जिसमें क्या कहता है? यूरिया था, यूरिक अम्ल था। तीसरा क्या था? वातावरणीय कारक, जो वातावरण से पैदा होते हैं, सर्दी गर्मी। चौथा क्या था? अनुवांशिक कारक। और जहां अनुवांशिक की बात आ जाए समझ लेना किसकी बात करेंगे हम? गुणसूत्र की। किसकी बात करेंगे? गुणसूत्र की। तो इन सब की वजह से, इन सब की वजह से क्या पैदा होते हैं? रोग। इन सब की वजह से क्या पैदा होते हैं? रोग पैदा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब चूंकि कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना भी एक वायरस है, तो थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ लेते हैं? वायरस के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि वायरस से हमको, ठीक है, ये छोटा सा परिचय हो गया जिनसे रोग उत्पन्न होते हैं। कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना एक वायरस है, तो थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ लेते हैं? वायरस के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा ध्यान से। वायरस लो सा वैसे भी लिख दिया और ये वाला वर्ड भी हो गया। ठीक है, जैसे आपके समझ में आए ये वायरस। तो पहले तो ये देखिएगा, ये जो वायरस वर्ड है, ये जो वायरस वर्ड है वो लैटिन भाषा से आया है। ये जो वायरस वर्ड है वो कौन सी भाषा से आया है? लैटिन भाषा से आया है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ अगर मैं हिंदी में लेकर चलूं, इसका अर्थ अगर मैं हिंदी में लेकर चलूं तो मैं क्या बोलूंगा? तरल विष। क्या बोलूंगा? तरल विष। और अगर मैं इंग्लिश में लेकर चलूं तो क्या बोलूंगा? लिक्विड पॉइजन। क्या बोलूंगा? लिक्विड पॉइजन। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ हुआ। अब मैं किसकी बात करता हूं? खोज की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? खोज की बात करता हूं। तो वक्त, समय 1892। किस देश का वैज्ञानिक था? रूस का था, तो रूसी वैज्ञानिक। नाम क्या था? डॉक्टर डी इवानोस्की। क्या नाम था? डॉक्टर डी इवानोस्की। ये रूस के थे। कहाँ के थे ये? रूस के थे। वक्त ये था, वैज्ञानिक ये थे, रूस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी खोज करी थी? वायरस की खोज करी थी, विषाणु की खोज करी थी। किस शब्द भाषा से आया? लैटिन भाषा से आया। अर्थ क्या निकल कर आ रहा है? तरल विष। क्या निकल कर आ रहा है? तरल विष। विज्ञान की वह शाखा जिसमें विषाणु का अध्ययन किया जाता है, वायरस का अध्ययन किया जाता है, वायरोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? वायरोलॉजी कहलाती है। अब वायरस में ऐसा क्या खास बात है कि इसका जल्दी से कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता, बहुत जल्दी
एक जगह से दूसरी जगह पर भागता है, ऐसी स्पेशलिटी चीज़ क्या है, तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं वायरस के बारे में कि वायरस में ऐसा स्पेशल क्या है। तो हल्का सा परिचय लेंगे हम। देखिए पूरे ब्रह्मांड में एक वायरस ही ऐसा है जिसमें पूरे ब्रह्मांड में एक वायरस ही ऐसा है जिसमें किसके गुण पाए जाते हैं, सजीव के। तो ये तो बहुत सारे हैं, इसमें क्या खास बात हुई, सजीव के साथ साथ किसके गुण होते हैं, निर्जीव के। तो क्या दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ नहीं होते, माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, माध्यम के ऊपर। किसी सजीव कोशिका से अगर वो बाहर है तो वो किसकी तरह करेगा, बिहेव, निर्जीव की तरह। सजीव कोशिका में कैसे भी वो एंटर हो गया है तो फिर वो किसकी तरह करेगा, सजीव की तरह करेगा। ठीक है, ये खास बात होती है किसमें, विषाणु में। पूरे ब्रह्मांड में ये गुण सिर्फ विषाणु में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, विषाणु में ही पाया जाता है। तो थोड़े से कुछ सबूत देख लेते हैं, सजीव के सबूत बताइए, निर्जीव के सबूत बताइए। तो पहले सजीव के कुछ सबूत देख लेते हैं। ठीक है, कि सजीव के क्या सबूत है, कि वायरस सजीव है, वायरस लिविंग है। देखो पहली बात तो इसमें उत्परिवर्तन, हुगो डी ने एक सिद्धांत दिया था उत्परिवर्तन का। किसका दिया था, किसी भी अंग में अचानक जो भी कोई परिवर्तन आ जाता है, किसी भी पीढ़ी में, किसी भी जीव में, किसी भी अंग में अचानक जो परिवर्तन आ जाता है, वो परिवर्तन आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। तो सजीव के गुणों में पहला गुण ये रहा, उत्परिवर्तन। क्या है, उत्परिवर्तन। दूसरा, विषाणु के अंदर, वायरस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए। देखो मैंने यहाँ पे या वर्ड काम में लिया, ठीक है, मैंने और नहीं लिया, एंड नहीं लिया, मैंने क्या कहा है, या, मतलब दोनों में से कोई एक, या तो डीएनए मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, आरएनए। अब यहीं से एक छोटा सा वर्ड देख लें, देखिए बहुत किताबों में लिखा था ये रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्या होता है, रेट्रो वायरस वह विषाणु, वह वायरस जिसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए नहीं होता। क्या होता है, आरएनए। क्या होता है, आरएनए। उस विषाणु को, उस वायरस को क्या कहा जाता है, रेट्रोवायरस। क्या कहा जाता है, रेट्रोवायरस। ठीक है, मोस्ट फेमस एग्जांपल जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है, एड्स। एड्स तो रोग है, तो इसका वायरस हुआ ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV, ये HIV कैसा वायरस है, रेट्रोवायरस। कैसा वायरस है, रेट्रोवायरस है। तो दो चीजें बताइए अभी फिलहाल। सजीव के लक्षण की अगर मैंने बात करी तो पहली बात क्या है, उत्परिवर्तन का गुण पाया जाएगा। दूसरी बात क्या है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या क्या मिलेगा, डीएनए और आरएनए। जिस वायरस में, जिस विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए मिलता है, उसको एक संज्ञा अलग से दे दी गई है, एक नाम अलग से दे दिया गया है। वो नाम क्या है, रेट्रोवायरस। एग्जाम्पल दीजिएगा, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल एड्स का कौन सा वायरस हुआ, HIV। कौन सा हुआ, HIV। केवल दो चीजें अभी, ठीक है। तीसरी चीज देखिएगा, तीसरा है कि अगर वायरस किसी सजीव कोशिका में चला गया, सजीव शरीर में चला गया, तो जाकर वहां क्या करना शुरू कर देगा, वृद्धि। क्या कर देगा, वृद्धि। और वृद्धि तो सजीव ही करते हैं, तो साबित हो गया कि विषाणु में कौन सा गुण है, सजीव का गुण है। चौथा देखिएगा, ताप, रसायन और विकिरण। ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, है ना, कि विषाणु के ऊपर यदि ताप, रसायन और विकिरण तीनों चीजें डाली जाए, तीनों में से कोई एक डाली जाए, तीनों एक साथ डाले, तो विषाणु उद्दीपन दिखाता है। क्या दिखाता है, उद्दीपन दिखाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं स्टिमुलेशन। जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्टिमुलेशन दिखाता है, उद्दीपन दिखाता है। और उद्दीपन तो हमेशा कौन दिखाता है, सजीव ही दिखाता है। कौन दिखाता है, सजीव। निर्जीव को भी कोई हलचल दिखाता है, नहीं दिखाता ना। तो ये जो सारे मैंने लिखे हैं, वो सारे क्या साबित करते हैं कि विषाणु क्या है, सजीव। क्या है, सजीव। अब किसकी बात करते हैं कि विषाणु निर्जीव है, ठीक है, थोड़ा सा लिख देते हैं। पहली बात तो ये कि सजीव कोशिका के बाहर विषाणु के निर्जीव होने के सबूत देख रहे हैं हम, ठीक है। सजीव कोशिका के बाहर यह कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। कैसा होता है,
निष्क्रिय होता है। जब तक सजीव कोशिका के बाहर है तब तक ये कंप्लीटली क्या है, इनएक्टिव है, निर्जीव है, नॉन लिविंग। जैसे ही सजीव कोशिका में प्रवेश कर जाएगा तो ये सारे गुण दिखाएगा। कोशिका के बाहर है तो क्या होगा, निष्क्रिय होगा। दूसरी बात, कौन सा गुण, दूसरा सबूत किसका, निर्जीव होने का, कि विषाणु का हम क्रिस्टलाइजेशन, हिंदी में कहूं तो क्रिस्टलीकरण क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या होता है, जिसके छोटे छोटे हम निश्चित त्रिविमीय संरचना की क्या बना सकते हैं, टुकड़े बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, टुकड़े। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण। पहला क्या था कि सजीव कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है। दूसरी बात, छोटे छोटे टुकड़े बना सकते हैं, मतलब क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण कर सकते हो तो आप पैकिंग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, पैकिंग कर सकते हो। पैकिंग कर सकते हो तो फिर आप ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर। और तीसरा गुण, प्रकार्यात्मक स्वायत्तता का। ये वर्ड थोड़ा सा बायोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टेक्निकल है, तो डरिएगा मत आप, ठीक है ना, किताबों में ऐसे लिखा रहता है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। प्रकार्यात्मक स्वायत्तता का मतलब कार्य करने की जो स्वायत्तता होती है, और स्वायत्तता का मतलब होता है सब कुछ खुद का। जैसे स्वायत्त शासन की मांग करी थी, खुद के शासन की मांग करी थी, तो इस चीज का विषाणु के अंदर, इस चीज का विषाणु के अंदर अभाव होता है। क्या होता है, अभाव का मतलब नहीं है। ये वाली जो बात है, ये जो क्वालिटी है, विषाणु के अंदर नहीं है। तो ये जो तीन चीजें हुई वो तो क्या साबित करती है कि विषाणु कैसा हुआ, निर्जीव, ठीक है। और ये जो चार बातें होती है वो क्या साबित करती है कि विषाणु कैसा हुआ, सजीव। पूरे ब्रह्मांड में विषाणु ही ऐसा है जो सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव दोनों की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। इसके अलावा कोई भी नहीं करता। ना बैक्टीरिया करेगा आपका, ना प्रोटोजोआ करेगा, ना फंगी करेगा, ना एल्गी करेगा, ना हेलमिंथेस करेगा, ठीक है ना। ये एक छोटा सा परिचय था कि सजीव और निर्जीव के गुण, किसके गुण, सजीव और निर्जीव के गुण। अब मैं अगर ये कह देता हूं कि साइज क्या बताया जाता है इनका, विषाणु को जो मोस्टली साइज बताया जाता है 20 to 200 nm, नैनोमीटर, ठीक है। ये साइज रेंज बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं आपको, रेंज बता रहा हूं कि ये विषाणु के आकार की रेंज है। अब 20 आ गया समझ में, 200 आ गया, m आ गया, n नहीं आया। n का मतलब नैनो, क्या होता है, नैनो। तो आपने वो पढ़ा होगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो। नैनो का मतलब, नैनो का मतलब 10 की पावर -9। तो ये विषाणु का क्या होता है, साइज होता है। क्या होता है, साइज होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं, किताबों में कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखे रहते हैं। पोलियो का जो पोलियोमाइलिटिस वायरस है, पोलियो का जो पोलियोमाइलिटिस वायरस है, उसका जो साइज बताया जाता है, उसका जो साइज बताया जाता है 25 nm बताया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जो बताया जाता है लिम्फोग्रेनुलोमा पेस्टिस वायरस, ठीक है, इसका जो साइज बताया जाता है वो ये बताया जाता है। ऐसा एग्जाम्पल हमको किताबों में मिल जाएंगे, ये मिलेगा हमको आसानी से, ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ साइज हुए, साइज रेंज हो गया आपके साथ, सजीव हो गया, निर्जीव हो गया, दोनों के क्या हो गए, ये सबूत हो गए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये विषाणु का क्या हुआ, एक परिचय हुआ। अब मैं किसकी बात करता हूँ, विषाणु के संरचना की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, संरचना की बात करूंगा। सामान्य संरचना देखते हैं विषाणु की। विषाणु की सामान्य संरचना में क्या होता है, उसके केंद्र में आनुवांशिक पदार्थ होता है। विषाणु के केंद्र में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इसको केंद्रीय कोर कहते हैं। ये लो सब आनुवांशिक पदार्थ बना दिया हमने। अब आनुवांशिक पदार्थ की बात आई है तो जाहिर सी बात है, दो ही तो है ऑप्शन हमारे सामने, या तो क्या डीएनए और या फिर क्या आरएनए। क्या, आरएनए। विषाणु के केंद्र में उसकी संरचना की अगर मैं बात करूं, सामान्य संरचना की बात करूं, तो विषाणु के केंद्र में आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ में दो ऑप्शन है हमारे सामने, डीएनए या आरएनए। अब उसके बाहर एक प्रोटीन का आवरण होता है, उसके बाहर एक क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, एक आवरण होता है। क्या होता है, आवरण होता है। उसके बाहर एक प्रोटीन का क्या हो गया, आवरण। ये जो मैंने ब्लैक कलर से किया हुआ ये इसका केंद्रीय पदार्थ है। ये जो मैंने बाहर बनाया हुआ ये क्या है, एक प्रोटीन का आवरण। क्या है, एक प्रोटीन का आवरण। और उसके बाहर ऐसी संरचनाएं निकली रहती हैं, उसके बाहर ऐसी क्या निकली रहती है, संरचना। ये मुख्य संरचना है, ये किसी भी वायरस की क्या है, मुख्य संरचना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। इनके हम क्या देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम, इनके नाम देख लेते हैं। देखिए अब ध्यान से,
तो ये जो मैंने इसका केंद्रीय पदार्थ बताया था, ये जो मैंने इसका केंद्रीय पदार्थ बताया था, ये क्या था? आनुवांशिक पदार्थ था। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय कोर। इसको हमने बोल दिया केंद्रीय कोर। ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है, आनुवांशिक पदार्थ के चारों तरफ जो ब्लू कलर का बना हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और ये जो रेड कलर का ये जो मैंने बना रखा है, इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं? इन संरचनाओं को बोलते हैं कैप्सोमियर्स। क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स। ये सामान्य क्या हुए? विषाणु की क्या हुई? एक संरचना हुई। क्या हुई? एक संरचना हुई। ठीक है, आगे समझ में देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। किसी भी विषाणु की सामान्य संरचना देखते हैं, उसके केंद्र में आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ में हमारे सामने दो ऑप्शन है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया? केंद्रीय कोर। उस केंद्रीय कोर के बाहर ही जो ब्लू कलर का मैंने बना रखा है, ये प्रोटीन का आवरण है। क्या है ये? प्रोटीन का आवरण। इसको क्या बोल दिया? कैप्सिड। क्या बोल दिया? कैप्सिड। ये जो रेड कलर का ये जो मैंने बना रखा है, सबसे लास्ट ये जो संरचनाएं निकाली हुई है, कैप्सिड से ही ऐसे संरचना उप इकाइयां निकली रहती है, उन्हें क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स। क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स। ये एक मूल संरचना है विषाणु की। इसके अलावा अगर आपको पढ़ने को मिले तो क्या पढ़ने को मिलेगा? कि बाहरी संरचना के रूप में, बाहरी संरचना के रूप में ऐसे प्रोटीन और वसा का, प्रोटीन और वसा का एक आवरण पाया जाता है। ये जो सबसे बाहर का आवरण है, ये किस किस का बना हुआ है? प्रोटीन प्लस में वसा। किस किस का बना हुआ है? प्रोटीन प्लस में वसा। ये एक सामान्य संरचना है। किसकी है? विषाणु की है। किसकी है? विषाणु के। सजीव निर्जीव के सबूत हो गए, प्रूफ दे दिया हमने, सामान्य संरचना हो गई, शब्द परिचय हो गया। ये छोटा सा परिचय वायरस का खत्म। मैं अभी डिटेल नहीं बता रहा, वायरस होने वाले रोगों की डिटेल नहीं बताऊंगा, खाली एक लिस्ट बनाऊंगा आज आपको मैं, फर्स्ट डे आपका, तो एक छोटी सी लिस्ट बनवा दूंगा ताकि वो ये काम आ सके कि किस रोग वायरस की वजह से होता है, कौन सा रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये वाली चीज़ आपके वहाँ काम आएगी। तो सामान्य परिचय किसका था? एक वायरस का था, विषाणु का था। अब आगे चलते हैं। अब बात किसकी करते हैं? जीवाणु की करते हैं। किसकी करते हैं? जीवाणु की करते हैं। देखिए ध्यान से, तो जीवाणु की अगर मैं खोज की बात करूं, जीवाणु की अगर मैं खोज की बात करूं तो वक्त कितना था, टाइम कितना था? 1681। किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये वही है जिन्होंने सबसे पहले सजीव कोशिका देखी थी, स्पर्म में देखी थी, आरबीसी में देखी थी। इन्होंने ही सबसे पहले क्या देखी थी? सजीव कोशिका देखी थी। इन्होंने ही किसकी खोज करी है? जीवाणु की खोज करी। किसकी खोज करी? जीवाणु की खोज करी। अब इनके अलावा जो दूसरा वैज्ञानिक आता है, इनके अलावा जो दूसरा वैज्ञानिक आता है उसका नाम क्या है? एरेनबर्ग। क्या नाम है? एरेनबर्ग। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इन सूक्ष्म जीवों को कौन से वर्ग में रखा था? जीवाणु वर्ग में रखा था। लेकिन हमने तो किसी और वैज्ञानिक का ही नाम पढ़ा है। हमारे जो दिमाग में वैज्ञानिक घूमते रहते हैं वो तो ये हैं, रॉबर्ट कोच। कौन है? रॉबर्ट कोच। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जानवरों में क्या हुआ? एंथ्रेक्स हुआ। मनुष्य में क्या हुई? टीबी हुई। क्या हुई? टीबी हुई। और क्या हुआ? हैजा हुआ। और क्या हुआ? हैजा हुआ। ठीक है, इन वैज्ञानिक ने, इन्होंने क्या करा था कि रॉबर्ट कोच ने यह बताया था कि जानवरों में एंथ्रेक्स और मनुष्य में टीबी और हैजा किसकी वजह से होते हैं? जीवाणु की वजह से होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं क्या कर दी थी? पुष्टि कर दी थी। क्या कर दी थी? पुष्टि कर दी थी। तो जीवाणु रोग उत्पत्ति सिद्धांत, जीवाणुओं से रोग होता है उसे ही कहते हैं जीवाणु रोग उत्पत्ति सिद्धांत। जीवाणु रोग उत्पत्ति सिद्धांत किन्होंने दिया था? रॉबर्ट कोच ने दिया था।
जो सूक्ष्म जीव एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजे गए थे उन्हें जीवाणु वर्ग में किसने रखा था? एरेनबर्ग ने रखा था। 1681 में जीवाणु की खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। ये नाम हमारे लिए कोई नया नहीं है, ये वही है जिन्होंने सबसे पहले सजीव कोशिका की क्या करी थी? खोज करी थी। क्या करी थी? खोज करी थी। अब अगर मैं कोशिकीय स्तर की बात करूं, कोशिकीय स्तर की बात करूं तो ये कहूं कि ये किस में आते हैं? कोशिकीय स्तर में अगर मैं वर्गीकरण देखूं तो दो प्रकार के होते हैं। कोशिका के स्तर पर वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा? प्रोकैरियोटिक। कौन सा? प्रोकैरियोटिक। और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा कौन सा होता है? यूकैरियोटिक। कौन सा होता है? यूकैरियोटिक। ठीक है, कोशिका स्तर पर केवल ये दो विभाजन होते हैं। जगत की बात नहीं कर रहा मैं, जगत की बात नहीं कर रहा मैं, कोशिका स्तर की बात कर रहा हूं, संरचना संगठन की बात कर रहा हूं। तो दो प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि इससे पहले जो विषाणु पढ़ा था, इससे पहले हमने जो वायरस पढ़ा था, इससे पहले हमने जो वायरस पढ़ा था, तो फिर वो किस में आता है? ये तो मैंने जीवाणु शब्द लिखा है तो इनका जिक्र करा, वायरस में तो जिक्र करा ही नहीं। अब चूंकि जीवाणु सजीव है, निर्जीव है, कभी सजीव के गुण कभी निर्जीव के गुण, इसलिए आज तक जीवाणु का कोई भी, इसलिए आज तक जीवाणु का कोई भी क्या नहीं किया गया? वर्गीकरण नहीं किया। क्या नहीं किया गया? वर्गीकरण नहीं किया। तो कोशिका स्तर, संगठन स्तर की अगर मैं बात करूं तो जीवाणु किस श्रेणी में आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है, यूकैरियोटिक में आता है। दोनों शब्दों के अर्थ क्या होते हैं? तो पहले हम शब्दों को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? शब्दों को तोड़ेंगे, उनका अर्थ निकालेंगे, फिर देखेंगे कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक में आता है या फिर यूकैरियोटिक में आता है। तो पहले कौन सा शब्द देखते हैं? प्रोकैरियोटिक। कौन सा देखते हैं? प्रोकैरियोटिक शब्द देखते हैं पहले हम। देखिए ध्यान से, अब इस शब्द को तोड़ देते हैं। ठीक है, शब्द को तोड़ते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं। प्रोकैरियोन, दो वर्ड निकल के आ गए। इसको अगर मैं सीधा हिंदी में लिख दूं, इसको अगर मैं सीधा हिंदी में लिख दूं, अगर वैसे इंग्लिश की लिखूंगा इसकी तो प्रिमिटिव आता है। क्या आता है? प्रिमिटिव आता है। इसको अगर मैं सीधा हिंदी में लिख दूं तो अर्थ क्या निकल कर आएगा? इसका अर्थ निकल कर आएगा कम विकसित, या दूसरा अर्थ क्या लगा सकते हो आप? कच्चा। क्या लगा सकते हो? कच्चा। मतलब इस वाले वर्ड का सीधा हिंदी अर्थ अगर मैंने निकाला तो क्या लिखा? कम विकसित या कच्चा। ये एक वर्ड हो गया। अब दूसरा निकालते हैं। इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो बोलूंगा न्यूक्लियस। क्या बोलूंगा? न्यूक्लियस। और उसे अगर मैं हिंदी में बोलूं तो फिर मैं कौन सा वर्ड काम में लूंगा? केंद्रक। कौन सा लूंगा? केंद्रक। तो हमें इतना दिमाग में ये बात तो क्लियर है अच्छे से कि कोशिका में जो सारे कार्यों पर नियंत्रण करता है वो कौन होता है? केंद्रक। कौन होता है? केंद्रक। अब जिस कोशिका का केंद्रक ही कम विकसित या कच्चा हुआ तो वो कोशिका विकसित कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, कोई आधार नहीं है। प्रोकैरियोटिक शब्द आपके सामने जहां भी आ जाए, प्रोकैरियोटिक शब्द आपके सामने जहां भी आ जाए, सीधा अर्थ लगा दीजिएगा, ये कैसी कोशिका है? अविकसित कोशिका है। कैसी कोशिका है? अविकसित कोशिका है। इस कोशिका में केंद्र विकसित नहीं होगा, झिल्लीयुक्त कोशिकांग भी उपस्थित नहीं होंगे। तो अभी हम जिसका जिक्र कर रहे थे जीवाणु का, किसका कर रहे थे? जीवाणु का। वो जीवाणु ही, वो जीवाणु कौन सी कोशिका का एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक का। किसका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल कौन है? जीवाणु। अब ये समझाने की जरूरत नहीं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है। वो प्रोकैरियोटिक शब्द मैंने आपके सामने तोड़ दिया। ठीक है, प्रो में, कैरियोन में, सीधा हिंदी अर्थ लिया इसका कम विकसित, कच्चा, केंद्रक। जीवाणु एक अविकसित कोशिका है। जीवाणु कैसी कोशिका है? अविकसित कोशिका। केवल एक ही वर्ड पढ़ा है हमने, कौन सा? प्रोकैरियोटिक। कौन सा? प्रोकैरियोटिक। अब दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड कौन सा है हमारा? दूसरा वर्ड है हमारा यूकैरियोटिक। कौन सा है? यूकैरियोटिक। इसे भी तोड़ देते हैं। लो, यू में और कैरी ऑन में, वेल भी लिख सकता हूं इसको मैं इंग्लिश में, डेवलप्ड भी लिख सकता हूं। मैं सीधा हिंदी में लिख देता हूं इसको। अच्छा,
या विकसित। न्यूक्लियस हिंदी लिखो तो केंद्रक। अब यहां से अर्थ लगाइएगा, वह कोशिका जिसका केंद्रक अच्छा या विकसित है या सुविकसित है, तो जाहिर सी बात है वह कोशिका अविकसित तो नहीं हो सकती। अब अविकसित नहीं हो सकती तो दूसरा ऑप्शन तो एक ही बचता है हमारे सामने, तो वह कोशिका कैसी होगी? विकसित कोशिका होगी। कैसी कोशिका होगी? विकसित कोशिका होगी। यूकैरियोटिक शब्द का मतलब है विकसित कोशिका, प्रोकैरियोटिक शब्द का मतलब है अविकसित कोशिका। विकसित कोशिका के एग्जाम्पल, यूकैरियोटिक एग्जाम्पल, सभी उच्च वर्गीय, सभी उच्च वर्गीय पादप व जंतु। सभी उच्च वर्गीय क्या हुए? पादप और जंतु। ये क्या हुआ? कोशिका स्तर पर शब्द परिचय हुआ। प्रोकैरियोटिक पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? यूकैरियोटिक पढ़ा। हमने जीवाणु शब्द छेड़ दिया था, इसलिए पता चला हमको, या उसके आगे हमको पढ़ना पड़ा कि जीवाणु किस श्रेणी में आता है? प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? विकसित कोशिका होता है। विकसित कोशिका के एग्जाम्पल हमने सभी उच्च वर्गीय क्या होते हैं? पादप और जंतु। विषाणु परिचय हुआ, जीवाणु परिचय हुआ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक शब्द क्या आता है आपके सामने? रोग कारक की श्रेणी में है प्रोटोजोआ। क्या आते हैं? प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जीव, सीधा क्या बोलूं मैं? एक कोशिकीय जीव क्या कहलाते हैं? प्रोटोजोआ। बचपन में सबने पढ़ रखे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, वो इसी श्रेणी में आते हैं। अब और आगे चलते हैं, एक बड़ा अजीब सा वर्ड आता है हेलमिंथेस। पढ़ा ये वर्ड सबने है, लेकिन बहुत कम को ध्यान होगा। ये भी रोग कारक की श्रेणी में, ठीक है। वायरस था, उसके बाद जीवाणु था, उसके बाद प्रोटोजोआ था, उसके बाद क्या था? हेलमिंथेस था। तो थोड़ा बहुत याद आता है, प्लेटी हेलमिंथेस, एसके हेलमिंथेस। अब इनका क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है वो वर्ड बताता हूँ मैं आपको, देखिए ध्यान से।